आज का हमारा विषय है वायुमंडलीय दाब, हवा का दबाव। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे। हाँ लगता है, पर है बहुत दिलचस्प। असल में हम सब एक अदृश्य हवा के समुंदर में डूबे हुए हैं, उसकी तली में। और ये दबाव मतलब हवा का वजन हमारे मौसम से लेकर रोजमर्रा की कई चीजों पर असर डालता है। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि हम इसे आसान भाषा में समझे कि ये हवा का दबाव आखिर है क्या भला, इसे नापते कैसे हैं, और सबसे मजेदार बात कि दबाव में जरा सा फर्क कैसे मौसम में इतना बड़ा बदलाव ला देता है। हाँ, कैसे तेज हवाएं चलती हैं, तूफान बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहला सवाल, ये वायुमंडलीय दाब, ये असल में है क्या चीज? क्या ये सचमुच हमारे ऊपर की हवा का वजन है? बिल्कुल, सबसे आसान तरीका इसे समझने का यही है। सोचिए, आपके सर के ऊपर से वायुमंडल के आखिरी छोर तक हवा का एक पूरा कॉलम खड़ा है, एक अदृश्य खंभा। हाँ, एक अदृश्य खंभा। उसमें जितनी भी हवा है उसका पूरा वजन नीचे की सतह पर, मतलब आप पर जो दबाव डाल रहा है, वही वायुमंडलीय दाब है। तो हम सब पर हर वक्त ये दबाव पड़ रहा है? हर वक्त, हर तरफ से। तकनीकी भाषा में कहें तो दाब का मतलब है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा। इसकी एसआई यूनिट पास्कल है, पीए। समुद्र तल पर औसतन ये दबाव होता है करीब 1,13,325 पास्कल। ये तो काफी बड़ा नंबर लग रहा है। हाँ, इसलिए मौसम विज्ञानी अक्सर इसे मिलीबार, एमबी या हेक्टोपास्कल एचपीए में मापते हैं। तो ये लगभग 1013 मिलीबार या 1013 हेक्टोपास्कल बन जाता है। ठीक है, पर ये दबाव आता कहाँ से है? मतलब हवा तो गैस है ना। सही। ये दबाव आता है हवा बनाने वाले अरबों खरबों छोटे छोटे अणुओं से, मॉलिक्यूल्स। हमारी हवा में ज्यादातर क्या है? नाइट्रोजन करीब 78% और ऑक्सीजन 21%। हाँ, और बाकी 1% दूसरी गैस है। ये सारे अणु रुके नहीं रहते, ये लगातार तेजी से इधर उधर घूमते रहते हैं और टकराते रहते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे से टकराते हैं और जिस भी सतह के संपर्क में आते हैं उससे टकराते हैं, जैसे हमारे शरीर से, जमीन से, हर चीज से। अच्छा। इन अनगिनत टक्करों का जो मिला जुला असर होता है वही दबाव है। गैसों का काइनेटिक सिद्धांत यही समझाता है। तो फिर अगर हम ऊंचाई पर जाएं, जैसे पहाड़ों पर, तो क्या होता है? सुना है वहां दबाव कम होता है। बिल्कुल सही। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, आपके ऊपर हवा का वो जो खंभा था वो छोटा होता जाता है। हाँ, वो छोटा होता जाता है। मतलब आपके ऊपर हवा की मात्रा कम हो जाती है। कम हवा तो उसका वजन भी कम, और इसलिए दबाव भी कम। एग्जैक्टली। और एक और बात होती है, ऊंचाई पर हवा कम घनी भी होती है, मतलब अणु ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो टक्करें भी कम होती होंगी। हाँ, टक्करें भी कम होती हैं, इसलिए भी दबाव कम होता है। दिलचस्प बात यह है कि हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत, वो जो 21% है, वो ऊंचाई पर भी लगभग उतना ही रहता है। तो फिर सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? ऑक्सीजन के अणु कम मिलते हैं, इसीलिए दम फूलता है। अच्छा, ये बात है। इसे समझने का कोई और आसान तरीका है, जैसे कोई रोजमर्रा की मिसाल? पानी की बाल्टी वाला उदाहरण सोचिए। ठीक है। एक बाल्टी पानी से भरिए, आप उसमें 2 छेद करते हैं, एक ऊपर के पास, एक बिल्कुल नीचे तली के पास। ठीक है। पानी कहाँ से ज्यादा तेजी से बाहर निकलेगा? नीचे वाले छेद से, जाहिर है। क्यों? क्योंकि नीचे पानी का वजन ज्यादा है, दबाव ज्यादा है। बिल्कुल, नीचे वाले छेद पर पानी के पूरे कॉलम का वजन पड़ रहा है, इसलिए दबाव ज्यादा है। हवा के साथ भी ठीक ऐसा ही है। हम सब सतह पर हैं, यानी हवा के समंदर की तली में। यहाँ दबाव सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दबाव कम होता जाएगा। ठीक है, तो हमने समझा कि हवा का दबाव क्या है, कहाँ से आता है और ऊंचाई के साथ क्यों बदलता है। अब सवाल यह है कि इसे ठीक ठीक नापते कैसे हैं? इसके लिए जो मुख्य यंत्र है उसे कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर। हाँ, ये मौसम विज्ञानियों के लिए बहुत ही अहम उपकरण है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल सिर्फ ये देखना नहीं है कि अभी दाब कितना है। अच्छा, तो फिर क्या है? देखिए, ज्यादातर अच्छे बैरोमीटर में एक सुई होती है जो वर्तमान दाब दिखाती है, मान लीजिए वो काली सुई है, और एक और सुई होती है जिसे आप घुमा के सेट कर सकते हैं, मान लीजिए वो सुनहरी है। ठीक। तो आप क्या करते हैं, उस सुनहरी सुई को काली सुई के ऊपर सेट कर देते हैं, फिर कुछ घंटे बाद देखते हैं कि काली सुई कहाँ गई। हाँ, क्या वो सुनहरी सुई से दाईं तरफ गई, मतलब दाब बढ़ा है, या बाईं तरफ गई, मतलब दाब घटा है, और कितनी तेजी से घटा या बढ़ा है। ओहो, तो ये बदलाव ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा।
सिर्फ बैरोमीटर पर लिखे फेयर या स्टॉर्मी जैसे शब्दों पर मत जाइए। दाब का ये रुझान, ये ट्रेंड हवा की दिशा के साथ मिलकर मौसम के पूर्वानुमान के लिए सबसे पक्का सुराग देता है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। जैसे अगर दाब तेजी से गिर रहा हो तो अक्सर इसका मतलब होता है कि मौसम बिगड़ने वाला है, कोई तूफान या बारिश का सिस्टम पास आ रहा है। अच्छा, और ये दाब किन इकाइयों में दिखाते हैं बैरोमीटर? आपने पास्कल, मिलीबार, हेक्टोपास्कल बताया था। हाँ, ये मुख्य वैज्ञानिक इकाइयां हैं। मौसम विज्ञान में मिलीबार MB या हेक्टोपास्कल HPA सबसे ज्यादा चलते हैं, क्योंकि 1 MB बराबर 1 HPA। कुछ देशों में जैसे अमेरिका में इंच पारा, इंचेस ऑफ मर्क्यूरी और NHG का भी इस्तेमाल होता है। इंच पारा मर्क्यूरी वाला बैरोमीटर होता था ना पहले? हाँ, टॉरिसेली ने जो बनाया था, दूसरी से ये यूनिट आई है। अब डिजिटल और एंड्रॉयड बैरोमीटर ज्यादा चलते हैं। ठीक है। और जब हम मौसम के नक्शे देखते हैं टीवी पर या ऑनलाइन, उन पर कुछ लकीरें सी बनी होती हैं। हाँ, वो लकीरें, उन्हें कहते हैं आइसोबार्स। आइसोबार, ये उन सभी जगहों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं जहां पर वायुमंडलीय दाब एक समान होता है। अच्छा, जैसे नक्शे पर ऊंचाई दिखाने वाली कॉन्टूर लाइंस होती हैं? बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है, पर ये दबाव के लिए है। और इन्हीं नक्शों पर आपको बड़े अक्षर H और L भी दिखेंगे। हाँ, H और L, इनका क्या मतलब है? H मतलब हाई प्रेशर यानी उच्च दाब का केंद्र, और L मतलब लो प्रेशर यानी निम्न दाब का केंद्र। आइसोबार, HL, ये सब जुड़ा हुआ सा लग रहा है। यहीं से शायद वो कॉन्सेप्ट आता है जिसके बारे में हमने पढ़ा, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। ये क्या चीज है? ये मौसम को समझने की चाबी है, समझ लीजिए। दाब प्रवणता का सीधा सा मतलब है कि दो जगहों के बीच दाब में कितना अंतर है और वो अंतर कितनी दूरी पर है। मतलब कितनी तेजी से दाब बदल रहा है जगह के हिसाब से। हाँ, प्रति इकाई दूरी पर दाब में होने वाला बदलाव, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस। और इसका पता कैसे चलता है? उन आइसोबार से। एग्जैक्टली। मौसम के नक्शे पर देखिए कि आइसोबार कितने पास पास हैं। अगर वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, बहुत पास पास हैं, तो इसका मतलब है कि थोड़ी ही दूरी में दाब बहुत तेजी से बदल रहा है। इसे कहते हैं तीव्र या मजबूत दाब प्रवणता, स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट। और अगर आइसोबार दूर दूर है तो मतलब है कि दाब धीरे धीरे बदल रहा है, दाब प्रवणता कमजोर है, वीक प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, मजबूत प्रवणता, कमजोर प्रवणता। लेकिन इसका हवा पे क्या असर पड़ता है? क्या इसका हवा की रफ्तार से कोई लेना देना है? लेना देना? अरे यही तो हवा चलाता है, ये सीधा कनेक्शन है। सच में? हाँ, हवा हमेशा संतुलन चाहती है। वो हमेशा उस जगह से बहने की कोशिश करती है जहां दाब ज्यादा है, हाई प्रेशर, उस जगह की तरफ जहां दाब कम है, नो प्रेशर। जैसे पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है। बिल्कुल। इसी तरह हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। जिस बल के कारण हवा पर यह धक्का लगता है उसे ही कहते हैं दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, या PGF। दाब प्रवणता बल, PGF। और नियम बहुत सीधा है, दाब प्रवणता जितनी मजबूत होगी, आइसोबार जितने पास होंगे, हवा उतनी ही तेज चलेगी। और अगर प्रवणता कमजोर है, आइसोबार दूर दूर है, तो हवा हल्की होगी या मौसम बिल्कुल शांत होगा। वाह! तो हवा का चलना असल में दाब के इस अंतर को बराबर करने की कोशिश है। ये PGF कितना ताकतवर हो सकता है? आप अंदाजा लगाइए। कुछ स्रोतों में मैंने पढ़ा कि अगर मान लीजिए 500 मील यानी करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर दाब में सिर्फ आधा पाउंड प्रति वर्ग इंच का फर्क हो, जो सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लगता, हाँ, कम ही लग रहा है, तो भी ये दाब प्रवणता बल रुकी हुई हवा को सिर्फ 3 घंटे के अंदर 80 मील प्रति घंटा यानी लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे सकता है। कमाल है, इतना छोटा सा अंतर और इतनी तेज हवा। जी हाँ, इसीलिए मौसम के नक्शों पर आइसोबार्स को देखना इतना जरूरी है। वो सीधे सीधे बताते हैं कि हवा कितनी तेज चलने वाली है। और अच्छा, एक सवाल और, अगर हवा हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो फिर ये H और L सिस्टम बने क्यों रहते हैं? दबाव हमेशा के लिए बराबर क्यों नहीं हो जाता और हवा सीधी क्यों नहीं बहती H से L की तरफ? नक्शों पर तो वो घूमती हुई दिखती है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर एक और खिलाड़ी मैदान में आता है, हमारी पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी का घूमना? उसका क्या लेना देना? पृथ्वी के घूमने की वजह से एक आभासी बल पैदा होता है जिसे कहते हैं कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। ये असल में कोई बल नहीं है,
बल्कि घूमते हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का असर है। ठीक है। ये कोरियोलिस बल क्या करता है कि जो भी चीज पृथ्वी की सतह पर चल रही है, जैसे हवा या पानी, उसको उसकी गति की दिशा से मोड़ने की कोशिश करता है। किस तरफ? उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। अच्छा। तो हवा चलना शुरू करती है पीजीएफ की वजह से, हाई से लो की तरफ। लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करती है, कोरियोलिस बल उसे मोड़ने लगता है। जमीन के पास तो हवा की गति पर घर्षण का भी असर पड़ता है, जो उसे धीमा करता है। लेकिन ऊंचाई पर, जहां घर्षण कम है? हाँ, ऊपरी वायुमंडल में जहां घर्षण लगभग ना के बराबर होता है, वहां पीजीएफ और कोरियोलिस बल के बीच एक तरह का संतुलन बन जाता है। संतुलन? हाँ, पीजीएफ हवा को लो प्रेशर की तरफ धकेलता है और कोरियोलिस उसे दाईं ओर उत्तरी गोलार्ध में मोड़ता रहता है, तब तक जब तक हवा लगभग आइसोबार के समानांतर बहने न लगे। आइसोबार के समानांतर? सीधे लो प्रेशर की तरफ नहीं? नहीं, इस संतुलित अवस्था में हवा लगभग आइसोबार के पैरेलल बहती है। इसी हवा को कहते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड। जियोस्ट्रोफिक विंड। मौसम के नक्शे देखते हैं तो हवा एच के चारों ओर बाहर की तरफ घूमते हुए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, और एल के चारों ओर अंदर की तरफ घूमते हुए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में काउंटर क्लॉकवाइज बहती हुई दिखती है। वो सीधी नहीं जाती। समझ गई। तो पीजीएफ स्टार्ट करता है, कोरियोलिस मोड़ता है और ऊंचाई पर एक बैलेंस बन जाता है। जमीन के पास घर्षण थोड़ा और गड़बड़ करता है। बिल्कुल सही। जमीन के पास हवा आइसोबार को थोड़ा काटती हुई लो प्रेशर की तरफ जाती है, पर घूमती हुई ही। ये तो काफी जटिल है, पर दिलचस्प भी। अब एक और सवाल पर आते हैं। ये हाई और लो प्रेशर बनते ही क्यों हैं? मतलब कौन सी चीजें हैं जो हवा के दबाव को कहीं कम और कहीं ज्यादा कर देती हैं, ऊंचाई के अलावा? हाँ, ऊंचाई तो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो हमने देख लिया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है तापमान, टेम्परेचर। तापमान? वो कैसे? सोचिए, जब हवा गर्म होती है तो क्या होता है? वो फैलती है। हाँ, वो फैलती है, उसका घनत्व कम होता है, मतलब वो हल्की हो जाती है, और हल्की चीज ऊपर उठती है। अच्छा। जब हवा ऊपर उठती है तो जमीन पर उसका वजन कम हो जाता है। नतीजा, सतह पर बनता है निम्न दाब का क्षेत्र, लो प्रेशर। और ठंडी हवा? ठंडी हवा सिकुड़ती है, भारी होती है और नीचे बैठती है। जब हवा नीचे बैठती है तो जमीन पर उसका वजन बढ़ जाता है और बनता है उच्च दाब का क्षेत्र, हाई प्रेशर। तो ये जो धरती पर कहीं गर्मी कहीं सर्दी होती है। हाँ, सूरज की रोशनी कहीं सीधी पड़ती है, कहीं तिरछी। इससे जमीन और हवा कहीं ज्यादा गर्म होती है, कहीं कम। तापमान में यही अंतर दबाव में अंतर पैदा करने का सबसे बड़ा कारण है। तो मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि गर्म इलाकों में लो प्रेशर और ठंडे इलाकों में हाई प्रेशर बनता है। हाँ, ये एक जनरल रूल है, लेकिन एक तीसरा फैक्टर भी है जो इसमें थोड़ा पेच डालता है। तीसरा फैक्टर वो क्या है? वो है हवा में मौजूद नमी, आर्द्रता, मॉइस्चर। नमी? उसका दबाव से क्या लेना देना? मुझे लगा था नम हवा भारी होती होगी, उसमें पानी जो होता है। ये कॉमन मिस्टेक है, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन असल में उसी तापमान और दाब पर नम हवा सूखी हवा से हल्की होती है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, हवा में मुख्य अणु कौन से हैं? नाइट्रोजन N2, जिसका अणु भार मॉलिक्यूलर वेट लगभग 28 है, और ऑक्सीजन O2, जिसका अणु भार लगभग 32 है। ठीक है। और पानी का अणु क्या है? H2O, उसका अणु भार कितना है? हाइड्रोजन का 1 + 1 और ऑक्सीजन का 16, यानी सिर्फ 18। अरे हाँ, पानी का अणु तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से काफी हल्का है। एग्जैक्टली। तो जब हवा में पानी की भाप यानी H2O के अणु बढ़ते हैं तो वो हवा में मौजूद कुछ भारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं की जगह ले लेते हैं। अच्छा। तो नतीजा क्या हुआ? पूरी हवा का औसत अणुभार कम हो गया, मतलब हवा हल्की हो गई। तो नम हवा असल में हल्की होती है। वाह। और हल्की हवा का मतलब क्या हुआ? कम दबाव। इसीलिए बहुत ज्यादा नमी वाले तूफान सिस्टम अक्सर बहुत गहरे लो प्रेशर वाले होते हैं। मौसम विज्ञानी इसे और सटीक रूप से समझने के लिए वर्चुअल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, पर निचोड़ यही है। ये तो वाकई काउंटर इंट्यूटिव था। नम हवा हल्की होती है, तो ऊंचाई, तापमान और नमी, ये 3 मुख्य कारक हो गए जो हवा के दबाव को प्रभावित करते हैं। हाँ, मोटे तौर पर यही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। इनके अलावा कुछ छोटे असर भी होते हैं, जैसे वायुमंडलीय ज्वार, एटमॉस्फेरिक टाइड्स। वायुमंडलीय ज्वार जैसे समुद्र में होते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। सूरज की गर्मी से दिन में 2 बार वायुमंडल में दाब में बहुत हल्का सा उतार चढ़ाव होता है। ये भूमध्य रेखा के पास ज्यादा महसूस होता है। और हाँ, ये भी याद रखना चाहिए कि मौसम बदलने के साथ
पृथ्वी पर हवा के दबाव की जो बड़ी बड़ी पेटियां हैं, प्रेशर बेल्ट्स, वो भी सूरज की स्थिति के अनुसार थोड़ा उत्तर दक्षिण खिसकती रहती हैं। ठीक है, चलिए अब उन H और L पर वापस आते हैं जो हमें मौसम के नक्शों पर दिखते हैं। ये हाई और लो प्रेशर सिस्टम ये असल में मौसम को कैसे कंट्रोल करते हैं? H से शुरू करते हैं। उच्च दाब प्रणाली, जिसे एंटी साइक्लोन भी कहते हैं। इसके केंद्र में क्या होता है? हवा ऊपर से नीचे उतरती है, इसे कहते हैं सबसिडेंस। हवा नीचे उतरती है और जब हवा ऊपर से नीचे आती है तो वो दबती है और गर्म होती जाती है। गर्म हवा ज्यादा नमी रख सकती है, इसलिए बादल नहीं बन पाते, या जो होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। अच्छा, बादल नहीं बनते। और जमीन पर पहुंचकर ये हवा केंद्र से बाहर की ओर फैलती है और कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमती हुई फैलती है। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा होता है आमतौर पर साफ आसमान, धूप वाला मौसम, और हवाएं भी ज्यादातर हल्की होती हैं। इसीलिए कहते हैं H मतलब हैप्पी वेदर। H मतलब अच्छा मौसम, समझ गई। और L का क्या? निम्न दाब प्रणाली। हवा ऊपर उठती है। हाँ, केंद्र में हवा जमीन से ऊपर उठती है, और जब हवा ऊपर उठती है तो वो फैलती है और ठंडी होती है। और ठंडी हवा? ठंडी हवा ज्यादा नमी नहीं रोक सकती, तो उसमें जो पानी की भाप होती है वो संघनित होकर छोटी छोटी पानी की बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल बनाती है, यानी बादल बनते हैं। बादल? और अगर हवा में नमी काफी हो और हवा का ऊपर उठना लगातार जारी रहे तो ये बूंदें बड़ी होकर बारिश या बर्फ के रूप में गिरने लगती हैं। तो बारिश और बर्फबारी। हाँ, और इस ऊपर उठती हवा की जगह भरने के लिए आसपास की हवा जमीन के पास केंद्र की ओर खींचती है, और कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में काउंटर क्लॉकवाइज घूमती हुई अंदर आती है। तो L में हवा ऊपर उठती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है और हवा अंदर की तरफ घूमती है। बिल्कुल, इसलिए L का मतलब होता है अक्सर खराब मौसम, बादल, बारिश, तेज हवाएं। अच्छा, अब ये H और L का चक्कर समझ में आया। हवा का नीचे बैठना H मतलब साफ मौसम, और हवा का ऊपर उठना L मतलब खराब मौसम। काफी हद तक यही कहानी है। और निम्न दाब प्रणालियों के साथ अक्सर मौसम के फ्रंट्स यानी फ्रंट्स भी जुड़े होते हैं। फ्रंट्स जैसे कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट। हाँ, कोल्ड फ्रंट वो सीमा होती है जहां ठंडी हवा तेजी से गर्म हवा को धकेल रही होती है। ये गर्म हवा को अचानक ऊपर उठा देती है, जिससे अक्सर तेज बौछारें, गरज चमक वाले तूफान या सर्दियों में बर्फीले तूफान आते हैं। मौसम बहुत तेजी से बदलता है। और वार्म फ्रंट? वार्म फ्रंट में गर्म हवा धीरे धीरे ठंडी हवा के ऊपर फिसलती हुई चढ़ती है। इससे बादल धीरे धीरे बनते हैं और अक्सर लंबे समय तक हल्की से मध्यम बारिश या धुंध छाई रहती है। तो ये फ्रंट्स L सिस्टम के साथ मिलकर मौसम को और भी जटिल बना देते हैं। हाँ, ये निम्न दाब प्रणालियों का हिस्सा होते हैं और मौसम में बदलाव लाते हैं। तो संक्षेप में कहूँ तो मौसम के नक्शे पर दिखने वाले ये H और L सिर्फ अक्षर नहीं है, ये असल में मौसम बनाने वाली विशाल मशीनें हैं। H आमतौर पर शांत, साफ मौसम लाता है, जबकि L अक्सर बादल, बारिश और हवा लाता है। और इन दोनों के बीच दाब का अंतर यानी दाब प्रवणता ये तय करता है कि हवा कितनी तेज चलेगी। बिल्कुल सही कहा। मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए इन H और L सिस्टम की लोकेशन कहाँ है, वो कितने ताकतवर है, मतलब केंद्र में दाब कितना कम या ज्यादा है और वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यही सब समझना सबसे जरूरी होता है। हाँ, मौसम विज्ञानी इन्हीं चीजों पर नजर रखते हैं। तो आज हमने हवा के दबाव यानी वायुमंडलीय दाब की दुनिया को काफी करीब से देखा। ये सिर्फ हमारे ऊपर की हवा का वजन नहीं है, ये तो मौसम का पूरा इंजन चला रहा है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। हमने जाना कि इसे बैरोमीटर से कैसे मापते हैं और ये भी समझा कि सिर्फ उस वक्त की रीडिंग से ज्यादा जरूरी है ये देखना कि दाब बदल कैसे रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि ऊंचाई, तापमान और सबसे दिलचस्प हवा में मौजूद नमी भी दबाव को कैसे प्रभावित करती है। ये बात शायद बहुतों को नहीं पता होगी कि नम हवा असल में हल्की होती है। हाँ, ये मेरे लिए भी नया था। और सबसे अहम बात, हमने दाब प्रवणता के बारे में सीखा कि कैसे दाब में जरा सा अंतर हवा को दौड़ा देता है और कैसे पृथ्वी के घूमने कोरियोलिस बल के साथ मिलकर ये विशाल हाई और लो प्रेशर सिस्टम बनते हैं जो हमारे रोज के मौसम का मिजाज तय करते हैं। वाकई ये सब कितना जुड़ा हुआ है आपस में। हाँ, और इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक आखिरी ख्याल, वायुमंडलीय दाब का असर सिर्फ मौसम तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और कहाँ? ये हमारी जिंदगी के उन पहलुओं पर भी असर डालता है जिनके बारे में हम शायद ज्यादा सोचते नहीं, जैसे हवाई जहाज,
ज्यादा ऊंचाई वाले एयरपोर्ट पर रनवे लंबा क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हवा पतली होती है, दबाव कम होता है। हाँ, कम दाब पर हवा कम घनी होती है, तो हवाई जहाज के पंखों को उड़ने के लिए जरूरी लिफ्ट, उठाव पैदा करने के लिए ज्यादा तेज दौड़ना पड़ता है, इसलिए लंबा रनवे चाहिए। अच्छा, या फिर पहाड़ों पर खाना पकाने में ज्यादा वक्त क्यों लगता है? पानी जल्दी उबल जाता है। हाँ, कम दाब पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है, तो सब्जियां वगैरह पकने में ज्यादा टाइम लेती हैं। सही बात है। यहाँ तक कि हमारे शरीर पर भी इसका असर पड़ता है। ऊंचाई पर जाने पर जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, वो भी कम ऑक्सीजन और कम दाब का ही नतीजा है। तो ये दाब जिसे हम महसूस भी नहीं करते ज्यादातर, हाँ, ये चुपचाप हमारी दुनिया और हमारी तकनीक को कितने तरीकों से प्रभावित कर रहा है। क्या हम कभी इस पर ध्यान देते हैं? ये सोचने लायक बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। आज की इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि वायुमंडलीय दाब और मौसम में इसकी भूमिका पर यह बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए जानकारी भरी और उपयोगी रही होगी।